वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम एक स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आपका जूनियर एडेड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रीट का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी टेट या सुपर टेट, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल यूनिक हैं। और डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन या इस प्रैक्टिस सेट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ जाएं। जितने स्टूडेंट जिनको नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर एंड में आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करें। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। निम्न में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार है, ये हमें बताना है। देखिए, क्रिस्टलाइन वो होगा जिसमें जो एटम होंगे ना उनमें एक मतलब स्पेसिफिक पैटर्न देखने को आपको मिलेगा, तो वो तो क्रिस्टलाइन है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस की, मतलब जहाँ पर आपको एटम का एक प्रॉपर पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो वो इनमें से कौन सा होगा, बताइए यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होते हैं। जबकि जो डायमंड है वो तो क्या होता है, उसमें तो एक सॉलिड 3D डायमेंशनल फिगर होती है, तो वो तो एक क्रिस्टलाइन है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लास होगा। या फिर प्लास्टिक भी होता तब भी वो क्या होता, आपका एमॉर्फस होता, उसका कोई आकार वहाँ पर एटम का नहीं होता उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो स्टार्टिंग से मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं ये क्वेश्चन तो उनको रट गया होगा। लाउडनेस ऑफ अ नोड ऑफ साउंड इज। ध्वनि के स्वर की प्रबलता। और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो मैंने हमेशा बताया कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो एम्पलीट्यूड, वो आयाम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तरंग के आयाम के समानुपाती होगी, उसके प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली किसके, एम्पलीट्यूड के। लाउडनेस क्या, कि आवाज़ कितनी तेज़ है। आवाज़ जैसे लाउडनेस हम बोलते हैं कि जो हम कानों में सुन सकते हैं आवाज़, वो होती है 80 to 85 डेसिबल की। फिर ज़्यादा डेसिबल की साउंड जो होती है वो हम तक नहीं आती। तो जितनी तेज़ आवाज़ उतनी लाउडनेस उसकी ज़्यादा, और वो डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पर। दूसरा होता है आपका पिच। पिच डिपेंड करती है किस पर, फ्रिक्वेंसी पर, जिसे हम पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारत्व। और उसका मतलब होता है कि आवाज़ कितनी बारीक है या फिर आवाज़ कितनी भारी है, तो वो पिच होती है जो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। और जो लाउडनेस होता है वो आपका एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल ऑफ। जो ब्रेड होता है उसमें जो छिद्र आप देखते हैं तो वो कौन सी गैस के बुलबुलों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से जो ब्रेड के जो पोर्स होते हैं उनमें वो किसकी वजह से होते हैं, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम पॉलीमर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पॉलीथीन एंड PVC आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो पॉलीथीन और PVC है ये किसके उदाहरण हैं, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के उदाहरण होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन, जो आसानी से जब हम हीट करते हैं तो वो पिघलती नहीं है, जैसे हमारे स्विचेस हो गए या हमारे टेलीविज़न का जो कैबिनेट होता है वो सब थर्मोसेटिंग का ही होता है। बाकी थर्मोप्लास्टिक एक नॉर्मल प्लास्टिक है जिसको हम हीट करते हैं तो वो आसानी से पिघल जाती है, फिर वो एक सॉलिड बन जाएगी, फिर उसको आप पिघालेंगे तो वो फिर से पिघल जाएगी, तो वो आपकी थर्मोसेटिंग होती है। तो पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो उसी का उदाहरण है। और यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा सकती है PVC की फुल फॉर्म, तो ये होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उस तार को हम खींच सकते हैं वह क्या कहलाता है। जैसे सोना है, सोने को बड़े बारीक तार में खींचा जा सकता है, तभी तो उसके आभूषण जो है, ऑर्नामेंट जो है वो बनाए जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की, धातु की क्या कहलाती है? इसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, लचीलापन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो मैलिएबिलिटी होती है, आघात वर्धनता होती है, ये क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की? इसमें हम मेटल को पीटते हैं, जैसे लोहे को पीटते हैं पतला करने के लिए, एल्युमिनियम की पतली पतली शीट होती हैं, तो जब हम मेटल को पीटते हैं पतला करने के लिए तो वो प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी, और जब हम उसे वायर में खींचते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेफ्थलीन बॉल यूज्ड टू रेपेल मोथ एंड इंसेक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कीट और कीट को दूर भगाने के लिए नेफ्थलीन बॉल का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है किससे किससे इनको बनाया जाता है नेफ्थलीन बॉल को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलतार। और ये जो कोलतार होता है ये कोयले की ही एक फॉर्म होती है, कोल की ही एक फॉर्म होती है कोलतार, जिससे हमें नेफ्थलीन बॉल जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंत संबंध और पर्यावरण के साथ उनके जो संबंध हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल हुज नंबर आर रिड्यूसिंग टू अ लेवल दैट मे माइट फेस एक्सटेंशन आर कॉल्ड। जिन जानवरों की संख्या इस स्तर तक कम हो रही है कि वे विलुप्त होने की संभावना उनकी है, तो वो क्या है? जैसे डायनासोर है, पहले थे लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गए? एक्सटेंट हो गए। तो इस तरह के जो एनिमल हैं वो क्या कहलाती हैं? वो होती हैं आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय प्रजातियां। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ध्यान से इसको आपको याद रखना है कि जो इस तरह से गिर रही है उनकी प्रजाति कि वो धीरे धीरे हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएं, जो है हमारे एनवायरनमेंट से विलुप्त हो जाएं, तो वो प्रजातियां कहलाती हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर इज। 1 मिलियंथ ऑफ मीटर क्या कहलाता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कहलाता है आपका माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका क्या कहलाती है? वो होते हैं आपके प्रोक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल वही होती हैं जिनमें वेल डिफाइंड केंद्रक न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं वो यूक्रियोटिक सेल होते हैं, क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो देखने को मिलता है। और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? वो क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं? वो जीन होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में। बस टीचर को इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और वो थोड़ा पॉजिटिव रहता है कि फ्यूचर में और भी अच्छा वो वर्क करे अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन के दौरान बताइए इन चारों में से क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड होता है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा? या फिर ये दोनों एक साथ ही डिवाइड होते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये पहले डिवाइड होगा 2 पार्ट में, और उसके बाद जो ये साइटोप्लाज्म है वो फर्दर फिर जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है उसका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। है ना, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डाला गया और उनमें इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करा तो उनमें बबल आने लगते हैं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल में जो बबल आ रहे होते हैं, बुलबुले उठ रहे होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, तो वो बबल कौन सी गैस होते हैं यहाँ पर हमें ये बताना है। तो वो बबल होते हैं आपकी ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो बिल्कुल उसका उल्टा है, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली पास करी जाती है तो जो ऋणात्मक टर्मिनल है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, उस पर जो बनने वाले बुलबुले हैं, बबल्स हैं, वो नॉर्मली किस गैस के होती हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है इस बार हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डाले जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर जो बबल होते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन के
बबल होते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल पर जो बबल होते हैं वो हाइड्रोजन के बबल होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, चार्ज का पता लगाने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कॉन्स इन ह्यूमन आई। मानव नेत्र में जो छड़ और शंकु हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं इसके पीछे, उनमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। जो रॉड सेल होते हैं इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं? अंधेरे में देख पाते हैं, तो ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट की तरफ। और जो कॉन्स होते हैं इनकी वजह से हम कलर्स वगैरह को देख पाते हैं। तो जिन दिन के समय जो कलर्स हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो कौन सेल्स की वजह से दिखाई देती हैं? तो कौन सेल्स जो हैं वो तो सेंसिटिव हो जाएंगे ब्राइट लाइट को, और जो रॉड सेल्स हैं वो सेंसिटिव होंगे आपके डिम सेल को। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो शंकु होते हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, ब्राइट लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं। और जबकि रॉड्स जो होती हैं, जो आपकी छड़ होती हैं, ये आपके किसके प्रति सेंसिटिव होती हैं? ये आपके ब्राइट की जगह अगर यहाँ डिम होता तब ये आंसर सही हो जाता। तो यहाँ पर आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। एक कैमरा और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? देखिए, जो नॉर्मली कैमरा है उसको आपने देखा होगा एक स्क्रीन पे हम अपने जो पेपर है उस पर हम उसकी इमेज प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमें एक रियल इमेज जो है वो मिल जाती है। आपने आजकल देखे होंगे कैमरा जो है उनमें हमें रियल इमेज दिख जाती है। तो नॉर्मली हम यही बोलेंगे जो इमेज फॉर्म्ड होती है कैमरे से वो कैसी होती है? वो आपकी रियल हो जाएगी। और माइक्रोस्कोप में तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें आपको वर्चुअल और बहुत बड़ी इमेज उसमें ही दिखाई देती है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो हमेशा आपकी वर्चुअल होती है। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल आवर लेफ्ट हैंड सीम टू बी राइट एंड राइट सीम टू बी लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड। जब हम अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायना दाहिना और दाहिना जो है वो बायना दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हमें प्लेन मिरर जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। अगर प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है तो वह कौन सा कोण होगा जिसमें वह परावर्तित होगा? देखिए, क्योंकि वो नॉर्मल के थ्रू, देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे आती है तो कोई एंगल बनता है। अब लेकिन यहाँ पर एंगल कुछ बनेगा ही नहीं क्योंकि वो परपेंडिकुलर आई है नॉर्मल के। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? वो 0 डिग्री होगा। तो रिफ्लेक्शन भी आपको किस में देखने को मिलेगा? 0 डिग्री में ही देखने को मिलेगा। और ऑप्शन में 0 डिग्री तो है नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में आपका 180 डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री क्या होती है? एक सीधी लाइन होती है और उसमें हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, उस केस में फिर वो 180 डिग्री से वापस चला गया, जैसे आया पूरा 180 डिग्री घूमकर वो वापस चला गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द हेलेस कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी। जो हेले धूमकेतु होता है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा? सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 ईयर बाद वो दिखाई देता है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।